कराची यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेजेस के लॉ स्टूडेंट्स, अगर आप इजी नोट्स बाय करना चाहते हैं तो अभी व्हाट्सएप से बाय करें। Explain the supremacy of constitution and rule of law in Pakistan with reference of article 4, 5, 8 and 25। इसमें ये 4 आर्टिकल्स आएंगे जिसमें हम ये जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी क्या होती है, रूल ऑफ लॉ क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी या सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है, सुप्रीमेसी का लफ्ज़ यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी पर्सन को या इदारे को सबसे ज़्यादा पावरफुल या ताकतवर दिखाना चाहते हैं, तब हम लफ्ज़ सुप्रीमेसी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि किन आर्टिकल्स में पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सुप्रीमेसी से रिलेटेड बताया गया है और कौन से वाले आर्टिकल्स में रूल ऑफ लॉ के बारे में बताया गया है। तो इंट्रोडक्शन में ये लिखना है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है जो 1973 में बनाया गया, ये सबसे ज़्यादा बड़ा लॉ है हमारे कंट्री का। यानी कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में बहुत सारे लॉज बनाए गए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सबसे मेन और बड़ा लॉ है। एवरी सिटीज़न एंड एवरी इंस्टीट्यूशंस मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो सिटीज़न्स हैं, आम लोग जो रह रहे होते हैं कंट्री में, और जो इदारे हैं, इन सब को चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी को गुजारें। द रूल ऑफ लॉ इंश्योर्स इक्वालिटी, जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी। रूल ऑफ लॉ इंसानों को सिखाता है कि बराबरी आपने कैसे देनी है, इक्वालिटी इसको कहते हैं, जस्टिस इंसाफ कैसे देना है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब है ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा गवर्नमेंट के इदारों को और हेड्स को। ये सारा कुछ हमें रूल ऑफ लॉ सिखाता है। अब इस सब के बाद आपने हेडिंग देनी है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। सबसे पहले आपने बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ या फिर हाईएस्ट लॉ ऑफ द पाकिस्तान। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाईएस्ट या सुप्रीम लॉ है। फिर आगे लिखा है, एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इनवैलिड। इनकंसिस्टेंट का मतलब ये है कि कोई भी लॉ अगर बनाया गया है पाकिस्तान में और वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन रूल्स के साथ मैच नहीं कर रहा, तो वो लॉ डिलीट कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर कोई भी लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है या किसी भी इदारे ने बनाया है, वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में जितने तरीके बताए गए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो भी लॉ बने वो इस्लामिक हो, यानी कि उसमें कोई भी चीज़ गलत ना हो जो इस्लामिक रूल्स को फॉलो ना करे। जैसे कि मैंने पिछली 2 वीडियोज़ में बताया, यही बात यहाँ बताई जा रही है कि अगर लॉ ऐसा बना है जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के साथ मैच नहीं कर रहा, इनकॉन्सिस्टेंट हो गया, यानी कि मैचिंग नहीं हो रही आपस में, तो फिर वो लॉ अपने आप ही इनवैलिड हो जाएगा। वैलिड होता है दुरुस्त, इनवैलिड का मतलब है कि दुरुस्त नहीं है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे लॉ को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मैच नहीं करता। फिर आगे आता है, ऑल स्टेट इंस्टीट्यूशंस मस्ट ओबे दी कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे ये बताया है कि जो हमारी स्टेट है पाकिस्तान और डिफरेंट जितने भी इलाके हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे कराची हो, लाहौर हो, पेशावर हो, सबको चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपने रूल्स बनाए और कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करें, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बातें लिखी हैं उसको वो फॉलो करें। अब आता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ में आपने 3 से 4 बातें याद रखनी है। ये रूल ऑफ लॉ मैंने पहले भी समझाया हुआ एक वीडियो में, यहाँ पे दोबारा समझाया जा रहा है कि रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि सारे इंसानों को लॉ की नज़र में बराबर ट्रीट किया जाए। यहाँ पे लिखा है, एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। ये लॉ के सामने, लॉ की नज़र के सामने सारे इंसान बराबर है। लॉ ये नहीं देखता ये बंदा काला है तो इसको डिफरेंट लॉज के अकॉर्डिंग सज़ा मिले। नो, लॉ हर इंसान को बराबर ही ट्रीट करेगा, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, जो भी हो। नो वन इज़ अबव द लॉ। कोई भी इंसान लॉ से ऊपर नहीं जा सकता, चाहे वो किंग हो, क्वीन हो, बादशाह हो, वज़ीर आज़म हो, कोई भी बंदा वो लॉ से ऊपर नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू लॉ। सब्जेक्ट टू लॉ का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के जो इदारे में बैठे हुए हमारे जो हेड्स हैं, जैसे कि वज़ीर आज़म हो गए, प्रेसिडेंट्स हो गए, या कोई भी बड़ा हेड, वो सारे के सारे ज़िम्मेदार हैं लॉ के अकॉर्डिंग। लॉ कहता है कि जितने भी हेड्स हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, वो सारे ज़िम्मेदार हैं अपनी हरकतों पे। यानी कि अगर कुछ भी गलत करते हैं तो उनको जवाबदेह होना पड़ेगा हमारे हेड्स को। ये चीज़ लॉ भी कह रहा है, ये रूल ऑफ लॉ में बात देखी गई है। फिर आगे आता है, कोर्ट्स प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। और कोर्ट्स को ये ड्यूटी दी गई है कि इनको बनाया ही कोर्ट्स को इसलिए गया है कि इंसानों के राइट्स को ये प्रोटेक्शन दे। सही है।
अब आते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स। अब यहाँ से सारे आर्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले आएगा आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 बताता है राइट ऑफ एवरी पर्सन टू बी ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू द लॉ, नो वन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट अंडर द लॉ। आर्टिकल 4 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसमें सारा कुछ रूल ऑफ लॉ के बारे में बताया गया है कि हर बंदे को राइट्स लॉ के अकॉर्डिंग मिलने चाहिए। इसका मतलब ये है कि हर बंदे को लॉ की नज़र में बराबर ही ट्रीटमेंट मिले। ये हमने रूल ऑफ लॉ में भी पढ़ा और वही सेम चीज़ आर्टिकल 4 में भी डाल दी गई। फिर आगे लिखा है नो वन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट अंडर द लॉ। इस लाइन का मतलब ये है कि बेवजह किसी इंसान को पनिशमेंट नहीं मिलेगी जब तक कि लॉ में वो बात ना लिखी हो। देखें, लॉ अगर कहता है ना कि इस बंदे ने चोरी की है तो फिर आप उस पर सज़ा लगाओ। अगर उसने चोरी की ही नहीं है, आप उस पर ज़बरदस्ती चोरी की सज़ाएं लगा रहे हो खाम खा, तो फिर ये चीज़ सही नहीं होती। ठीक है, तो लॉ में जो सज़ा लिखी है जिस पर्सन की जो उसने क्राइम कमिट किया है, क्राइम किया है, उसी के अकॉर्डिंग आप उस पर सज़ा लगाओ। फिर आता है आर्टिकल 5, लॉयल्टी टू पाकिस्तान इज़ द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न। कि पाकिस्तान के साथ सारे इंसान जो रह रहे हैं, सिटीजन्स रह रहे हैं, शहरी, उन सबको चाहिए कि वो पाकिस्तान को लॉयल्टी के साथ ट्रीट करें। लॉयल्टी का मतलब ये कि पाकिस्तान के साथ ईमानदार है, पाकिस्तान को ऐसा ना समझे कि हम पाकिस्तान के साथ गद्दारी करें, कुछ गलत करें। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है जिसमें हम पैदा हुए, जिसमें हम अभी भी पढ़ रहे हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं। हमें चाहिए कि इस मुल्क की हमें हिफाजत करें। फिर आता है आर्टिकल 5 के अंदर दूसरा पॉइंट, एवरी सिटीजन मस्ट ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। जैसे कि हमने रूल ऑफ लॉ में पढ़ा कि हर इंसान को चाहिए कि वो लॉ को ओबे करे, यही बात यहाँ पे भी बताई गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको ओबे करे। ठीक है, हर इंसान जो रह रहा है पाकिस्तान में। फिर आता है हमारे पास आर्टिकल 8, एनी लॉ दैट डज नॉट गो अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल राइट्स इज़ वॉइड। देखिए, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स में ये बताया जाता है कि इंसानों के पास आज़ादी है तालीम हासिल करने की, एजुकेशन हासिल करने की, घूमने फिरने की, आज़ादी से बोलने की, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये सारे जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी बताए ये फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। ठीक है, अब क्यों लिखे गए हैं? ताकि इंसानों को डर ना लगे कि उनके राइट्स वायलेट होंगे, कोई राइट्स उनके खा जाएगा, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया ताकि हर बंदा इंसानों के राइट्स को प्रोटेक्शन दे। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा लॉ बनाया गया है हमारे मुल्क में जो कि इंसानों के राइट्स के ख़िलाफ़ जा रहा है, फिर ऐसे लॉ को भी वॉइड का मतलब है लीगल, सही नहीं माना जाएगा। जैसे मैंने ऊपर इनवैलिड का मतलब बताया था ना, बिल्कुल सेम ऐसे लॉज को हम इनवैलिड या वॉइड मानते हैं। वॉइड और इनवैलिड सेम ही बात है। फिर आता है पार्लियामेंट कैन नॉट मेक लॉज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स। ये सेम बात जो ऊपर लिखी है ना, उसी लाइन को दोबारा से यहाँ पे नीचे लिख दिया गया है कि जो पार्लियामेंट है जिसका काम होता है लॉ बनाना, पार्लियामेंट लॉ मेकिंग इदारा है। ठीक है, अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना रहा है जो इंसानों के राइट्स के ख़िलाफ़ जाए तो फिर ऐसे लॉज को भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वॉइड माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा। अब आता है आर्टिकल 25, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। अब यहाँ पे ये देखें, ये रूल ऑफ लॉ का एक और पॉइंट इसमें एडेड है कि सारे इंसान लॉ की नज़र में बराबर हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, हर बंदे को बराबर प्रोटेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए ये बंदा अमीर है तो उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन दो, नो, सारों को बराबर प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सेस, जेंडर। इस लाइन का मतलब ये है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है फ़र्क करना, और यहाँ पे फ़र्क क्या किया जा रहा है कि मर्द और औरत के बीच फ़र्क किया जाता है ना हमारे सोसाइटी में, इसको परमानेंटली ख़त्म कर दिया जाए। ये चीज़ आर्टिकल 25 कहता है कि अगर किसी औरत को आर्मी ज्वाइन करनी है, नेवी में जाना है, तो उसको रोका ना जाए, उसको ये ना कहा जाए कि तुम औरत हो, तुम नहीं आ सकती, तुम आ सकती हो, तुम्हारे पास राइट है। इसीलिए जो ये फ़र्क किया जाता है ना कि ये औरत है, ये मर्द है, ये यहाँ वर्क नहीं कर सकती क्योंकि ये औरत है, ये चीज़ ख़त्म करा दी जाए और दोनों को बराबर ट्रीट किया जाए वर्क स्पेस में। वर्क स्पेस का मतलब ये है कि औरतें अगर कहीं जॉब करना चाहें तो उन पर फ़र्क ना किया जाए, उनको भी उसी तरह से ही जॉब दी जाए, उतनी ही पे दी जाए जितनी मर्दों को मिल रही है, बस ये बात है। अब आ जाता है कंक्लूजन। जो भी आपने ऊपर लिखा होता है वही सारा का सारा आपने 2 से 3 लाइनों में कंक्लूजन में लिखना होता है। इतना ही था इस वीडियो में।